नित्या और श्रेष्ठ अपने कमरे में थे। श्रेष्ठ फ्रेश होकर अपने फोन में कुछ देख रहा था, जबकि नित्या वॉशरूम में थी। थोड़ी देर बाद नित्या बाहर निकली और उसे देखकर श्रेष्ठ का ध्यान पूरी तरह बंध गया। उसकी नज़र जैसे ही नित्या पर पड़ी, वो ठहर सा गया। नित्या ने लाल रंग की नाइट ड्रेस पहन रखी थी और उसे देखकर श्रेष्ठ के होठों से निकल गया, तुम इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हो। श्रेष्ठ उसकी तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी नज़र नित्या के गुलाबी होठों पर जाकर ठहर गई और वो अचानक उसे करीब खींचते हुए धीमी आवाज में बोला, आज हमारी पहली रात है और मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को अनदेखा कैसे कर सकता हूँ। नित्या उसकी तरफ घबराई नजरों से देखते हुए धीमे स्वर में बोली, श्रेष्ठ, ये आप क्या कर रहे हैं। श्रेष्ठ ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखते हुए कहा, आज मुझे कोई मत रोकना, ये पल सिर्फ हमारा है। नित्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने शर्म से इधर उधर देखने की कोशिश की और हिचकिचाते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है। श्रेष्ठ उसकी ओर झुककर कान के पास धीमे से फुसफुसाया, तुम इतनी मासूम नहीं हो कि मेरा इशारा न समझो। आज तुम्हें वो पक्ष देखने मिलेगा जो मैंने कभी किसी के सामने नहीं दिखाया। नित्या के कानों पर श्रेष्ठ की सांसें महसूस होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। श्रेष्ठ ने उसकी इस हालत पर मुस्कराते हुए खुद को मन ही मन शाबाशी दी, लेकिन नित्या के मन में सवाल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने श्रेष्ठ की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, श्रेष्ठ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। श्रेष्ठ ने उसकी गंभीरता को महसूस किया, लेकिन फिर भी शरारती अंदाज में बोला, सिर्फ एक। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, ये तो नाइंसाफी है। नित्या ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए उसे घूरा और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, श्रेष्ठ। उसकी प्रतिक्रिया देखकर श्रेष्ठ ने बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाते हुए अपने कान पकड़ लिए और मुस्कराते हुए बोला, ठीक है, पूछो जो भी पूछना है। नित्या ने पूछने के लिए तो कह दिया था, लेकिन अब जब श्रेष्ठ ने उसे इजाजत दी तो वो खुद घबरा गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी और उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। श्रेष्ठ ने उसकी ये हालत देखी और तुरंत समझ गया कि नित्या किसी बात को लेकर परेशान है। उसने नित्या के हाथों को थाम लिया और नर्म स्वर में कहा, तुम जो भी पूछना चाहती हो निसंकोच पूछो। तुम्हें डरने या असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझसे सवाल करना तुम्हारा हक है। ये हक कोई तुमसे नहीं छीन सकता। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या के दिल में एक सुकून सा भर गया। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। श्रेष्ठ ने उसे वो अपनापन दिया जिसकी कमी नित्या ने हमेशा महसूस की थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर नित्या ने धीमे स्वर में पूछा, श्रेष्ठ, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है या फिर कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। श्रेष्ठ ने नित्या की बात सुनी और उसका चेहरा पड़ा। वो बिल्कुल शांत दिखा, लेकिन नित्या के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने बस एक शब्द कहा, क्यों। नित्या ने हैरानी से पूछा, क्या। श्रेष्ठ ने उसका हाथ थामते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हें ये सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछना चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें हर चीज जानने का पूरा हक है। अगर हम पुरुषों को अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार समझ आता है, तो तुम्हें भी अपने पति से यही उम्मीद करने का हक है। यही तो समानता है। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो इतनी मासूम और खूबसूरत लग रही थी कि श्रेष्ठ भी उसकी तरफ बस देखता रह गया। श्रेष्ठ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना ही शादी से पहले किसी तरह के फिजिकल रिलेशन को सही समझा। मैं अब शादीशुदा हूँ और हर रिश्ते में वफादारी मेरी प्राथमिकता है। अब से मैं हर तरह से सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। ये सुनकर नित्या की आंखें भर आईं। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी जब उसने कहा, मैंने हमेशा अपनी किस्मत को कोसा था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ने मुझे आप जैसा जीवन साथी देकर सब कुछ लौटा दिया। आई लव यू सो मच, श्रेष्ठ। नित्या ने हल्की शर्म और मुस्कान के साथ खुद को श्रेष्ठ की बाहों में समर्पित कर दिया।
श्रेष्ठ ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए उसके बालों को हल्के से चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू, शुगर। लेकिन ये मत सोच लेना कि आज रात मैं तुम पर कोई रहम करूंगा। आज तो तुम्हारे पति को अपना हक पूरी तरह से निभाना है। और याद रखना, श्रेष्ठ अग्निवंशी कभी अपने हक से पीछे नहीं हटता। नित्या ने उसकी ओर देखते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा जी, नोट कर लिया, मिस्टर हस्बैंड। ये सुनते ही श्रेष्ठ ने हल्के से भौहें चढ़ाई और नटखट अंदाज में कहा, मिस्टर हस्बैंड, अभी बताता हूँ तुम्हें, मिसेस वाइफी। इससे पहले कि वो नित्या को पकड़ पाता, उसने उसे हल्का सा पीछे धक्का दिया और कमरे में इधर उधर भागने लगी। श्रेष्ठ ने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए कहा, अच्छा, अब मुझसे चालाकी, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि श्रेष्ठ अग्निवंशी क्या चीज है। नित्या पूरे कमरे में भाग रही थी और श्रेष्ठ उसके पीछे पीछे। अचानक वो एक यू टर्न लेकर नित्या के सामने आ गया। नित्या पीछे की तरफ देख रही थी और उसने ध्यान नहीं दिया। नतीजतन वह सीधा श्रेष्ठ के चौड़े सीने से टकरा गई। वो लगभग गिरने ही वाली थी कि श्रेष्ठ ने तेजी से उसकी कमर पकड़ ली और उसे गिरने से बचा लिया। इस वक्त नित्या थोड़ी झुकी हुई थी और श्रेष्ठ उसके करीब झुका हुआ था। दोनों की आंखें आपस में मिली और एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। जब उनका आईलॉक टूटा, श्रेष्ठ और भी करीब झुका और नित्या के चेहरे पर हल्की फूंक मारने लगा। नित्या हल्का सा सहम गई और डरते हुए बोली, श्रेष्ठ, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे ठीक से खड़ा कीजिए। श्रेष्ठ ने उसकी बात सुनकर उसे सीधा तो कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी गर्दन को बेहद नाजुकता से थाम लिया। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने होठों का स्पर्श किया। नित्या ने उसकी गर्म सांसों और होठों को महसूस करते हुए हल्की आह भरी और घबराई हुई आवाज में कहा, श्रेष्ठ, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने पास रखने के लिए थामा है, न कि कभी जाने देने के लिए, उसने दृढ़ता से कहा, अपनी आवाज में एक अद्भुत आत्मविश्वास लाते हुए। ये कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे उसका नाजुक शरीर उसकी मजबूत छाती से टकरा गया। उसकी नाइटी, जो उसके घुटनों तक मुश्किल से पहुंचती थी, एक तरफ से हल्की सरक गई और उसकी कंधे की नाजुक त्वचा चांदनी में चमकने लगी। उस रोशनी में वो किसी कला कृति की तरह लग रही थी। उसकी दूधिया त्वचा हल्के प्रकाश से दमक रही थी। उसने झुककर उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे वो सिहर उठी। उसकी सांसें भारी हो चली थीं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे वह उसकी गर्दन से कान तक पहुंचा और हल्की सरसराहट भरी आवाज में बोला, इतना नर्वस मत हो, अभी तो शुरुआत है। उसकी बातों पर वह और भी ज्यादा लजा गई और उसके चेहरे पर एक गहरी लालिमा छा गई। ये देखकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। फिर उसने नर्मता से उसके होठों को चूमा, एक कोमलता और गहराई के साथ जो सिर्फ दो आत्माओं के मिलन में महसूस की जा सकती है। परंतु जल्द ही वो चुंबन अधिक गहन और वाइल्ड हो गया, जैसे वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हो। उसके स्पर्श ने उसे झकझोर दिया और वह हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने उसकी ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं बस तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। अगले ही पल उसने उसे और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन ये केवल उसकी बाहों की मजबूती नहीं थी जो उसे महसूस हो रही थी, बल्कि उसकी इरादों की गहराई भी। रात्रि की गहराई में निहारिका और आर्यन एक दूसरे के करीब बैठे थे। आर्यन ने निहारिका के चेहरे को नर्म हाथों से छूते हुए कहा, तुम जानती हो, मैं किसी भी चीज को अपने और अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने देता। आज मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर है और कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। निहारिका ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन अचानक उसकी नज़र अपने हल्के से फटे कपड़ों पर गई। एक पल के लिए उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन आर्यन, ये कपड़े तुम्हारा पहला तोहफा था मेरे लिए, उसने उदास स्वर में कहा। आर्यन ने निहारिका की आंखों में देखते हुए उसके उदास चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अगर तुम चाहो, उसने धीमे से कहा, तो मैं तुम्हें इससे भी अनमोल तोहफा दे सकता हूँ। क्या? निहारिका ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके करीब झुककर कहा, हमारा अपना छोटा सा परिवार। निहारिका ने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा एक पल के लिए भावुक हो गया। आर्यन ने उसकी झिझक को भांपते हुए पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? निहारिका ने कुछ सोचते हुए कहा, आर्यन, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ।
मेरे पास अभी बहुत से सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए शुक्रिया, और सच कहूं तो मैं भी अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। अभी तो हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, हर पल को जीना है। बाकी सब सही समय पर होगा। निहारिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए हल्के से उसके कंधे पर मुक्का मारा। तुम हमेशा सब कुछ इतनी आसानी से क्यों कह देते हो? आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। रात के सन्नाटे में आर्या और समीर एक दूसरे के साथ बैठे थे। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक आर्या ने मजाक में कहा, अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समीर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, वाह, इतनी पजेसिवनेस, ये तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। आर्या ने उसकी मुस्कान देख अपनी आंखें तरी, लेकिन समीर ने उसे हल्के से खींचा और दोनों हंसने लगे। अचानक समीर ने आर्या को बेड पर धकेला और वे दोनों मजाक में तकियों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। कमरे में हंसी और शरारत की गूंज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद थकान के चलते दोनों बेड पर गिर पड़े। आर्या का चेहरा गर्मी से लाल हो रहा था और समीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखो, बिल्कुल टमाटर जैसा हो गया है। आर्या ने उसे हल्के से धक्का देते हुए कहा, तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते, हमेशा मजाक करना जरूरी है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें हंसाता नहीं तो और कौन करेगा? तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो समीर की आंखें खुली। उसने आर्या को सोते हुए देखा। उसका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। मुस्कुराते हुए उसने हल्के से उसे जगाया। गुड मॉर्निंग मैडम, समीर ने कहा। उठो, तुम्हारे लिए चाय बनाई है। आर्या ने नींद में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि, समीर ने मजाक में कहा, तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं जिसे मैं इतना खास समझूं। सौम्या ने अर्जुन की आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए प्यार और समर्पण साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने हमेशा खुद को काबू में रखा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ये मुश्किल हो जाता है। तुम मेरे लिए कितनी खास हो, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मैं हमेशा से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बने, और वो सिर्फ तुम हो। अब से मेरी हर कोशिश, हर खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। बाकी दुनिया के लिए शायद मैं कठोर रहूं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा अलग रहूंगा। सौम्या मुस्कुराई और अर्जुन के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, अगर तुम मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देते हो तो बस एक वादा करो, कभी भी मुझसे नाराज होकर मुझे इग्नोर मत करना। अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे डांटो, मुझ पर गुस्सा करो, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करना। मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर अचानक गंभीर होते हुए कहा, तुमने ये क्या कहा? अगर कभी तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। सौम्या ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा, और उसकी हैरानी पर अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। तुम मेरी दुनिया हो, अर्जुन ने धीरे से कहा। ये सुनकर सौम्या का चेहरा लाल हो गया और उसने हल्के से अर्जुन के कंधे पर हाथ मारा। तुम हमेशा मुझे चौंकाते हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी ओर खींचा और कहा, और मैं हमेशा तुम्हें चौंकाता रहूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो।